अगले रोज़ हम दिन के 1 बजे उठे, गुस्ल किया और इसी कमरे में कमांडो खालिद, कमांडो हारून और शेर खान भी आ गए। शेर खान कहने लगा, मैंने आज दुकान से छुट्टी की है, नौकर को छोड़ आया हूँ। मेरा ख्याल है हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। शेर खान ने खुद मछली और चावल तैयार किए थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर चाय के दौर पर अहम तरीन गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। कमांडो हारून पहले ही से पेंसिल और कापी ले आया था। इसने कापी और पेंसिल मेरी तरफ बढ़ाई तो कमांडो खालिद ने कहा, करमदार, रात तुमने जो कुछ देखा है और जहाँ जहाँ से गुजरे हो वहाँ का नक्शा बना दो और हसास और नाजुक मकामात की निशानदेही भी कर दो। मैं कापी खोल कर इस पर अपनी यादाश्त से आ रही तिरछी लकीरें बनाने लगा। कासिम मेरे पास ही बैठा था, मुझे नक्शा बनाते गौर से देख रहा था। जहाँ मैं भूल जाता मुझे याद दिला देता कि यहाँ बाएं जानिब मशीन गन पोस्ट थी। 15-20 मिनट में नक्शा तैयार हो गया। कमांडो खालिद और हारून इसे गौर से देख रहे थे। कमांडो खालिद ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर मुझसे पूछा, ये तीर का निशान कैसा है? मैंने कहा, यहाँ से ऊपर वो पगडंडी है जिस पर से गश्ती पेट्रोल के भारतीय सेंत्री गुजरे थे। क्या वो इसी पगडंडी से वापस भी आए थे? कमांडो खालिद ने ये सवाल मुझसे पूछा था। मैंने कहा, हम इनके गुजर जाने के फौरन बाद दाएं जानिब ऊपर की तरफ चले गए थे। मेरे इस जवाब की मुजाहिद कासिम ने भी तायीद की। इसके बाद देर तक हमारे दोनों साथी कमांडो खालिद और कमांडो हारून बड़े गौर से नक्शे का जायजा लेते रहे। हसास मकामात पर उंगलियां रखकर इनकी निशानदेही भी करते रहे। जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गए और नक्शे की एक एक तफसील को उन्होंने अपने जहन में नक्श कर लिया तो कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, शेर खान, मेरे भाई, चाय की एक एक गर्म प्याली और हो जाए। शेर खान बोला, अभी बना कर लाता हूँ, और वो चायनक उठाकर किचन की तरफ चला गया। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा, ये मिशन इतना आसान नहीं है। मुझे ये ख्याल परेशान नहीं कर रहा कि इस मिशन से हमारी जिंदा वापस आने का इम्कान ना होने के बराबर है। परेशानी सिर्फ इस बात की है कि क्या हम दुश्मन की लेज़र गन तबाह करने में कामयाब हो सकेंगे। सब पर खामोशी छा गई। मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि टेक्निकल नुक्ता नज़र से ये मिशन खालिस मौत का मिशन था। हम तो सुराग रसानी के मिशन पर गए थे। हम दुश्मन की किसी एक फौजी को हलाक करने और फायर करने की पोजीशन में नहीं थे। दूसरा, हम रात के अंधेरे में सिर्फ 3-4 मशीन गन मोर्चे ही देख सके थे। यकीनी तौर पर वहाँ और मोर्चे भी थे जिन्हें हम नहीं देख सके थे और जो हमारी ट्रेनिंग की राह में नहीं आए थे। अब हमें एक्शन मिशन पर जाना था और हमारे साथ 2 कमांडो और जाने वाले थे, यानी खालिद और कमांडो हारून। इन लोगों ने लेज़र गन पोस्ट पर जाने वाले रास्ते को सिर्फ नक्शे पर ही देखा था। जाहिर है कि हम चारों एक साथ नहीं चल सकते थे। हमें बिखर कर एक दूसरे से कुछ फासले पर रहकर अपने अपने रास्तों पर चलना था और कमांडो हारून और कमांडो खालिद इनको इन रास्तों का तजुर्बा नहीं था। वो चौकस होकर चौकन्ने रहकर जरूर चलते, मगर इस तरफ मशीन गन पोस्टें भी हो सकती थी और कुछ ताज्जुब नहीं कि वहाँ दुश्मन ने बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हों। दूसरी अहम बात यह थी कि पहाड़ों के अंदर गार बनाकर जो लेज़र गन दुश्मन ने नस्ब कर रखी थी, इसके अंदर जाकर गन को तबाह करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि ये आम गोले वाली तोप नहीं थी। ये लेज़र गन थी जिसकी साख्त भी एक मशीन की तरह थी। वहाँ हर वक्त मुसल्ले गार्ड मौजूद रहती थी और ख़तरे के अलार्म का इंतज़ाम भी ज़रूर किया गया होगा, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था कि जिस जगह अचानक हाथ लग जाने से यह अलार्म बज उठेगा। हमने गन का जो मुशाहिदा किया था वो एक बहुत बड़ी और फौलादी मशीन लग रही थी। इसकी नाली बहुत छोटी थी। जब मैंने लेज़र गन की फौजी नुक्ताए निगाह से कमांडो खालिद को पूरी तफसील बताई तो वो कहने लगा, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस लेज़र मशीन की मजबूती टैंक से कम नहीं है और इस पर हैंड ग्रेनेड का शायद ही कोई असर हो। कमांडो हारून ने कहा, इंडियन मेरीन का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हो सकता है वहाँ रिमोट कंट्रोल टीवी कैमरा भी किसी जगह लगा हो और जैसे ही हम बंकर में दाखिल हों हम टीवी स्क्रीन पर देख लिए जाएं। कमांडो खालिद ने कासिम से पूछा, क्या तुम लोगों ने शुगाफ के अंदर लगे हुए डायलों का अच्छी तरह जायजा लिया था? मुजाहिद कासिम ने कहा, मेरी निगाह सामने वाली दीवार पर थी। वहाँ मुझे कुछ डायल और एक पेंसिल पर 2 कंप्यूटर पड़े हुए नजर आ रहे थे। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने भी अपने सामने वाले बंकर की दीवार पर डायल देखे थे। कमांडो खालिद कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, करमदार, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें किस किस्म का कमांडो एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए? शेर खान चाय की चैनक लेकर आ गया। कमांडो खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है पहले गर्म चाय की एक एक प्याली हो जाए, फिर दिमाग ज़्यादा रोशन होकर सोचेगा। क्या ख्याल है हारून? शेर खान प्यालियों में चाय डालने लगा। चाय बड़ी अच्छी बनाई थी शेर खान ने। भारत के इस इलाके में चाय अच्छी मिल जाती थी। वहाँ से ज़रा नीचे जाएं तो काफ़ी का रवाज शुरू हो जाता था। चाय पीते हुए हम इधर उधर की बातें करते रहे। जब चाय पी चुके तो खालिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, ओके करमदाद, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए?
मैं इस दौरान काफ़ी कुछ सोचता रहा था। मैंने कहा, कमांडर मुझे तो एक ही सूरत नज़र आती है। वो क्या? कमांडो हारून ने पूछा। कमांडो खालिद बोला, तुम आर्मी के साबिक कमांडो हो करमदाद, तुम ज़रूर कोई बड़ी कारगर तदबीर बताओगे। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ एक ही तरीके से यकीनी तौर पर दुश्मन की लेज़र गन को तबाह कर सकते हैं और जिस कदर बारूद ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। इसे तोप के नीचे लगाकर सारे के सारे बंकर को एक ही धमाके से उड़ा दें। कमांडो खालिद और हारून एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हारून बोला, इतना बारूद हम इस कदर ख़तरनाक इलाके में इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाएंगे जहां कदम कदम पर दुश्मन मशीन गन्ने और तोपे लगाए बैठा है। हम ये बारूद इंतहाई धमाका खेज टाइम बमों की शक्ल में ले जाएंगे। ये टाइम बम बारूदी मटकों वाले होंगे जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए फटेंगे। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है हारून? वो बोला, कमांडर तजवीज़ तो सही है अपनी जगह पर, बारूद से तो सारी पहाड़ी उड़ाई जा सकती है। मैंने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ लेज़र गन की बजाय पहाड़ी के सारे ऊपर वाले हिस्से को उड़ा दिया जाए। हम ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज़ बम लेज़र गन के बाईपॉड के नीचे लगाएंगे। ये बम कम अज़ कम तादाद में 10 ज़रूर होने चाहिए। जब इतनी कसीर मिकदार का बारूद ज़बरदस्त दबाव के साथ फटेगा तो लेज़र गन के साथ पहाड़ी बंकर भी उड़ जाएंगे। हमारे मिशन की कामयाबी की यही एक सूरत है। कमांडो खालिद ने शेर खान की तरफ देखा। क्यों हमारे शेर खान, तुमने भी सारी बात सुन ली है? क्या तुम इस किस्म के 10-15 टाइम बमों का इंतज़ाम कर सकते हो? शेर खान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, कमांडर दस्ती बमों का तो बंदोबस्त हो सकता है मगर इस किस्म के टाइम बम हमारे आदमियों के पास नहीं है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कमांडो खालिद ने हारून से पूछा, क्यों हारून, तुम क्या समझते हो कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? कमांडो हारून कहने लगा, खालिद भाई, बारूदी मटकों वाले टाइम बम हमारी भोपाल वाली खुफिया कमीनगाह में भी नहीं है। इसके लिए तो हमें भोपाल छावनी में इंडियन आर्मी के किसी गोला बारूद के ज़ख़ीरे पर शब खून मारना होगा। तब शेर खान ने कहा, अगर किसी फौजी अमुनेशन डिपो पर ही शब खून मार कर यह असला हासिल करना है तो भोपाल जाने की क्या ज़रूरत है? द्वारका में ही कोशिश करके देख लेते हैं। खालिद ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? शेर खान ने कहा, यहाँ साहिल के जनूब में एक पहाड़ी के दामन में इंडियन नेवी का एक गोला बारूद का डिपो है। वहाँ नेवी के ट्रक आते जाते हैं। हो सकता है गोला बारूद के ज़ख़ीरे में आपके मतलूबा टाइम बम भी हों। मैंने इस पर कहा, अगर ये डिपो नेवी का है तो वहाँ बारूदी सटकों वाले टाइम बम ज़रूर होंगे। मुझे मालूम है कि ये बम बहरिया के गोताखोर कमांडो दुश्मन के जहाज़ों को उड़ाने के लिए जहाज़ के नीचे जाकर इसके पैंदे से चिपका देते हैं। ये बम माइक्रोवेव के ज़रिए रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक होते हैं और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने से फट जाते हैं। अगर ये बात है तो हमें इसी गोला बारूद के डैम पर शब खून मारने की कोशिश करनी है। इतना कहकर कमांडो खालिद ने शेर खान की तरफ देखा। शेर खान, इंडियन नेवी का ये एमुनेशन डिपो यहाँ से कितनी दूर है? शेर खान ने कहा, ये एक छोटा सा एमुनेशन डिपो है, पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। सामने अहाते में खारदार तारों वाली 4 दीवारी है। मुझे तो वहाँ 2-4 फौजी ही पहरा देते नजर आए हैं। मैंने कहा, ये सपाट हमें खुद जाकर देखना होगा। कमांडो खालिद ने शेर खान से पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर होगी? इसने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 मील का फासला होगा। इससे कुछ फासले पर द्वारका से काठियावाड़ जाने वाली सड़क जाती है। इसके पीछे पहाड़ियाँ हैं और इनके पीछे समंदर का साहिल है। कमांडो खालिद ने मुझसे कहा, करमदाद, तुम और कासिम आज ही ये जगह देख कर आओ, मगर तुम्हें दिन के वक्त जाना होगा और वही जीनी साधुओं वाले भेस में जाओगे। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। मैंने और कासिम ने तैयारियां शुरू कर दी। शेर खान ने सपाट की निशानदेही के लिए टारगेट से कुछ दूर तक हमारे साथ जाना था। हमने जल्दी जल्दी जीनी साधुओं वाला लिबास पहना, वही हुलिया बनाया और शेर खान के साथ अपने नए टारगेट की तरफ रवाना हो गए। शेर खान हमारे आगे आगे था। इसने हमें बता दिया था कि द्वारका के एक लारी अड्डे से हमें काठियावाड़ जाने वाली एक लारी पर सवार होना होगा। जहां बाएं जानिब जीन मंदिर नजर आएगा वहीं उतर जाना होगा। वो हमारी रहनुमाई करता हमें द्वारका शहर के लारी अड्डे पर ले आया। वो खुद भी लारी में बैठ गया। हम भी इसी लारी में सवार हो गए। शेर खान ने किसी अगले गांव तक का टिकट लिया था। कंडक्टर ने हमें कोई टिकट वगैरह लेने को न कहा। भारत में साधु सन्यासी रेलगाड़ियों, बसों, लारियों में बगैर टिकट के सफ़र करते हैं। इनसे टिकट कोई नहीं पूछता। लारी शहर के संगलाख इलाके में से निकल कर एक खुली सड़क पर आ गई, जहां एक तरफ दूर तक साहिली पहाड़ियों का सिलसिला फैलता चला गया और दूसरी तरफ शहर की ऊंची नीची इमारतें नजर आ रही थी। लारी शहर से 6-7 मील बाहर गई होगी।
कि हमें सड़क के बाएं जानिब एक जीन मंदिर का मीनार नजर आया। आगे बैठे हुए शेर खान ने मुड़कर हमारी तरफ देखा। इसने ड्राइवर से कहकर लारी रुकवाई। वो भी नीचे उतर पड़ा। मैं और कासिम भी नीचे उतर पड़े। शेर खान दरमियान में फासला डालकर सड़क पर आगे की तरफ चलने लगा। हम भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर वो सड़क से उतरकर दाएं जानिब हो गया, जहाँ छोटे बड़े टीले फैलते चले गए थे। हम इसकी रहनुमाई में कई गहराइयाँ और समुद्री चट्टानों को अबूर कर गए। ये इलाका इंसानों से बिल्कुल खाली था। शेर खान एक टीले के ऊपर चढ़ने लगा। हम भी इसके पीछे थे। टीला छोटा सा था। ऊपर जाकर वो बैठ गया। हम भी इसके करीब आकर बैठ गए। इसने दूसरी तरफ झांक कर कहा, वो देखो, वो है इंडियन नेवी का एमुनेशन डैम। हम सर जरा जरा से ऊपर निकाल कर दूसरी तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ एक और छोटा सा टीला या पहाड़ी थी। ये समंदर पहाड़ियाँ थी जिस पर कोई सब्जा वगैरह नहीं था। पहाड़ी के दामन में एक अहाता नजर आया जिसकी दीवार कांटेदार तारों की थी। दिन की रोशनी में ये खारदार तारों वाली दीवार बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। फासला भी ज़्यादा नहीं था। अहाते का एक दाखिले का छोटा सा गेट था जहाँ एक नेवी की वर्दी वाला संतरी राइफल लिए पहरा दे रहा था। पहाड़ी की दीवार में एक जगह दरवाज़ा बना हुआ था जो बंद था। इसके आगे 2 इंडियन आर्मी की किसी रेजिमेंट के सिपाही स्टूलों पर बैठे बातें कर रहे थे। शेर खान भी अब हमारे करीब से सल निकाल कर देखने लगा। बोला, यहाँ बस इतने ही संतरी हमेशा देखे गए हैं। वो देखो, दाएं जानिब सड़क है। ये वही सड़क है जो द्वारका से काठियावाड़ को जाती है और जिस पर हम सफ़र कर रहे थे। ये यहाँ से घूमकर दूसरी तरफ निकल जाती है। मैं अपने नुक्ता नज़र से टारगेट का जायज़ा ले रहा था। यह ऑपरेशन बज़ाहिर आसान लगता था। इन 3-4 संतरियों को रात के अंधेरे में काबू करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। सवाल सिर्फ ये था कि एमुनेशन डिपो की चाबी इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि डिपो के दरवाजे पर ज़रूर ताला लगा हुआ होगा। आमतौर पर जो फौजी दस्ता एमुनेशन लेने आता है, डिपो की चाबी इसके इंचार्ज के पास ही होती है। लेकिन अगर कोई छोटा एमुनेशन डिपो हो तो इसकी चाबी सिक्योरिटी गार्ड अपने पास ही रखते हैं। मैंने कासिम से इस खदशे का इजहार किया तो इसने आहिस्ता से कहा, मुमकिन है डिपो की चाबी सिक्योरिटी गार्ड के पास ही हो। यह खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। मैं मुसलसल एमुनेशन डिपो की खारदार दीवार की तारों को देख रहा था जो गुच्छों की शक्ल में थे। ये दीवार कोई 7-8 फीट बुलंद होगी। मैंने कहा, हमें एक तार काटने वाले प्लास की ज़रूरत होगी। वो मिल जाएगा, कासिम ने आहिस्ता से कहा। शेर खान कहने लगा, तुम लोग इस रास्ते से भी आ सकते हो जिस रास्ते से मैं तुम्हें लाया हूँ, लेकिन एक रास्ता द्वारका काठियावाड़ सड़क की तरफ से ही यहाँ तक आता है। इस रास्ते के जरिए नेवी और आर्मी के फौजी ट्रक आते जाते हैं। मैं तुम्हें इसलिए उधर से नहीं लाया कि अगर कोई फौजी ट्रक आ गया तो फौज हमें रोक कर ज़रूर पूछगिछ करेगी कि हम इस तरफ क्या करने जा रहे हैं, जबकि वो रास्ता सिर्फ एमुनेशन डिपो तक ही जाता है। मैंने कहा, हम इस पहाड़ी रास्ते से ही आएंगे, ये महफूज रास्ता है। मुजाहिद कासिम ने मुझसे पूछा, किसी और जगह को देखना हो तो? मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये छोटा सा कमांडो ऑपरेशन होगा, लेकिन दुआ करो कि गोला बारूद के इस ज़ख़ीरे में से हमारे मतलूबा टाइम बम निकल आए। हम पीछे हट गए। मुजाहिद कासिम कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है कि बहरिया के पास इस किस्म के टाइम बम ज़रूर होते हैं। मैंने पहाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा, ये इंतहाई दबाव वाले ज़बरदस्त धमाका खेज़ बम होते हैं और सिर्फ यही फटने के बाद जंगी जहाज़ों के फौलादी पैंदे को फाड़ सकते हैं। शेर खान हस्बे साबिक थोड़ा फासला डालकर हमारे बाएं जानिब आगे आगे चल रहा था। हम चीनी साधुओं के हुलिये में एक दूसरे के आगे पीछे बड़े सुकून के साथ ढलान उतर रहे थे, जैसे हम दुनिया और दुनियादारी के झमेलों से बिल्कुल आज़ाद हों। हम वापस शेर खान के मकान पर आ गए। कमांडो खालिद और हारून हमारे इंतज़ार में ही थे। कमांडो खालिद ने मुझसे सवाल किया, करमदाद, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने बैठते हुए कहा, ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है कमांडर, हम आज रात को ही इसे मार लेंगे, लेकिन दुआ करो कि हमें मतलूबा टाइम बम डिपो के ज़ख़ीरे से मिल जाए। कमांडो खालिद कहने लगा, ये बात तो हमें खुदा पर छोड़नी होगी। अगर खुदा ने चाहा तो मतलूबा टाइम बम मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो फिर कल मुँह अंधेरे भोपाल की तरफ रवाना हो जाएंगे। टारगेट तुमने अच्छी तरह से देख लिया है ना? बिल्कुल देख लिया है, हमें सिर्फ एक तार काटने वाले प्लास की ज़रूरत होगी। शेर खान ने कहा, वो भी अभी ला दूंगा। आप लोग इस मुहिम पर किस वक्त रवाना होगे? मैंने कहा, वही आधी रात के बाद वाला टाइम ही ठीक रहेगा। शेर खान बोला, तो फिर मैं शहर जाकर वायर कटर ले आता हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने कहा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कमांडो चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौल हमारे पास मौजूद हैं। शेर खान शहर की तरफ चल दिया। मैं, कमांडो खालिद, हारून और कासिम फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठकर रात वाली मिशन के बारे में मज़ीद तफसीलात तय करने लगे। कमांडो खालिद कहने लगा, अगरचे ये छोटा सा नेवल एमुनेशन डिपो है और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ 3-4 हैं,
लेकिन इस बात की तुम्हें तसल्ली ज़रूर कर लेनी चाहिए थी कि कहीं ऊपर किसी पहाड़ी पर कोई मशीन गन पोस्ट न हो। मैंने कहा, अब यह मामला बेखुदा पर ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम इंतहाई खामोशी से टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। अगर पहाड़ी पर कोई मोर्चा भी हुआ तो इसके सिपाहियों को खबर तक नहीं होगी। कमांडो खालिद ने कहा, तुम्हारी अव्वली कोशिश और कमाल ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड कोई फाइल न कर सके। मैंने कहा, कोई फिक्र नहीं कमांडर, इससे पहले कि वो गन का ट्रिगर दबाए वो मौत की नींद सो चुका होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है करमदाद। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ तहसीन अवेज नज़रों से देखते हुए कहा। हारून ने चाय की चायनक का ढक्कन उठाकर देखा और बोला, अभी इसमें काफ़ी चाय है मगर ठंडी हो गई है, मैं अभी गर्म करके लाता हूँ। हारून चायनक लेकर किचन की तरफ चल दिया जो दूसरे कमरे में था। किचन क्या था, बस कमरे के कोने में एक थड़े पर मिट्टी के तेल का चूल्हा और कुछ बर्तन रखे हुए थे। कमांडो खालिद कहने लगा, भाई करमदाद, अगर इस मुहिम के रास्ते में ही तुम सांप बन गए तो क्या होगा? मैंने कहा, सांप बन गया तो मिशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। कोई ऐसे आसार भी नज़र नहीं आ रहे। लगता है इस बार भी मेरा इंसानी रूप वाला वक्फा काफ़ी लंबा होगा। चूँकि नागन दुर्गा के मुतल्लिक मैंने सारी कहानी कमांडो खालिद को बता दी हुई थी। वो कहने लगा, बेचारी नागन दुर्गा को तुम्हारी इस वक्त शदीद ज़रूरत थी। इस वक्त तुम इसका मुंह चूम कर इसे औरत की शक्ल में वापस ला सकते थे। मैंने कहा, यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अभी तक भोपाल वाले बैरो जी के मंदिर के आसपास ही कहीं छुपी हुई होगी। मैंने इसे वहीं ठहरने के लिए कहा था, लेकिन खालिद बोला, इस बात को तो कई दिन गुजर गए हैं, इतनी देर तक वो कहाँ इंतज़ार करेगी? मैंने हंसकर कहा, सांप बड़ी देर तक इंतज़ार कर सकता है। कमांडो खालिद हंस पड़ा। हाँ भाई, तुम ये बात कह सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे अपने तजुर्बे की बात है। हारून चाय गर्म करके ले आया। इस दौरान मुजाहिद कासिम हमारे करीब ही दरी पर एक तरफ होकर लेट गया था और सो रहा था। हारून ने इसे जगाना चाहा तो खालिद ने कहा, नहीं हारून, इसे सोने दो, रात को इसने फिर कमांडो मिशन पर जाना है। हम चाय पीते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद मुजाहिद कासिम भी उठकर बैठ गया। दोस्तों, तुम अकेले अकेले चाय पी रहे हो, चाय की इस वक्त मुझे भी बहुत ज़रूरत है। हारून ने चाय की प्याली इसके सामने रख दी और इसमें चायनक में से गर्म चाय उंडेलते हुए बोला, लो भाई, तुम भी चाय पी लो। शाम होने लगी तो शेर खान तार काटने वाले प्लास लेकर आ गया। मैंने प्लास लेकर इसका जायजा लिया। काफ़ी मजबूत प्लास था। शेर खान बोला, ये फौजी प्लास है करमदाद, तुम बेशक तजुर्बा करके देख लो। मैंने कहा, तजुर्बा करके तो हर हालत में देखना पड़ेगा। शेर खान लोहे का एक तार कहीं से ढूंढ कर ले आया। मैंने इसे काटा, तार एकदम कट गया। कमांडो खालिद ने प्लास को लेकर देखा और बोला, बिल्कुल ठीक है करमदाद। मैंने कहा, जी हाँ। रात को हमने इसी कमरे में बैठे बैठे खाना खाया। हमने अपना साधुओं वाला हुलिया आते ही बदल लिया और धोती कुर्ता पहन लिया था। रात को खाना खाने के बाद कमांडो खालिद ने कहा, तुम लोग अभी से कमांडो लिबास पहन लो और सो जाओ। रात ठीक 12:30 बजे तुम्हें जगा दिया जाएगा। इसी वक्त लिबास तब्दील करने के लिए वक्त नहीं होगा। मैंने और मुजाहिद कासिम ने दूसरे कमरे में जाकर स्याह रंग की जैकेटें और पतलूनें पहन ली। चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौल भी जेबों में रख लिए। तार काटने वाले प्लास मैंने पतलून की पेटी के साथ लटका दिया। हमने बूट भी पहन लिए थे, गोया हम मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। शेर खान ने द्वारका काठियावाड़ रोड वाले जीन मंदिर तक हमारे साथ जाना था। अगरचे कासिम ने कहा भी कि शेर खान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने रास्ता देख लिया हुआ है, लेकिन कमांडो खालिद ने कहा कि शेर खान जीन मंदिर तक तुम्हारे साथ ही जाएंगे, वहाँ से वो वापस आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे कमरे में जाकर अलग अलग चारपाइयों पर सो गए। रात के ठीक 12:30 बजे कमांडो खालिद ने हमें जगा दिया। हमें किसी किस्म की तैयारी तो करनी नहीं थी। शेर खान पहले से तैयार बैठा था। हमने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा, असला चेक किया, तार काटने वाला प्लास पतलून के साथ लटकाया और अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हम तीनों साथ साथ चल रहे थे। मुजाहिद कासिम ने शेर खान से कहा, सड़क छोड़कर चलना। वो बोला, फिक्र न करो। वो हमें सड़क से हटकर एक मुतवाज़ी रास्ते से ले जा रहा था। सड़क रात के वक्त वैसे ही सुनसान पड़ी थी। द्वारका गुजरात सूबे का कोई इतना बड़ा और सनती शहर भी नहीं था कि वहाँ रात को भी सड़क पर ट्रकों वगैरह की आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन एहतियात के तौर पर हम सड़क पर नहीं चल रहे थे। कोई फौजी गाड़ी वहाँ से गुजर सकती थी। द्वारका भारत के मगरबी साहिल पर एक अहम फौजी अड्डा था जहाँ जदीद तरीन लेजर गन नस्ब थी। मुजाहिद कासिम इसी ख्याल से सड़क पर नहीं चलना चाहता था। हम रात के अंधेरे में तीनों खामोशी से चले जा रहे थे। जब हमारी बाएं जानिब जीन मंदिर का तकूनी मीनार सितारों की धुंधली रोशनी में नजर पड़ा तो शेर खान बोला, यहाँ से तुम लोग दाएं जानिब जाओगे? मेरा ख्याल है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। कासिम ने कहा, बिल्कुल नहीं शेर खान,
अब तुम जा सकते हो। शेर खान वहीं से वापस हो गया। मैं और कासिम ने एक लम्हे के लिए रुककर इलाके का जायजा लिया और निसफ दायरे का एक चक्कर काट कर इस छोटी सी वीरान सड़क पर निकल आए जो सीधी फौजी गोला बारूद के जखीरे को जाती थी। हम सड़क पार करके पत्थरों और चट्टानों की आड़ लेते अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ अंधेरा ज़्यादा था इसलिए कि ये पहाड़ी का दामन था, लेकिन चूंकि हम दिन के वक्त टारगेट की निशानदेही कर चुके थे इसलिए हमें खारदार तारों वाली दीवार के पास पहुँचने में कोई दिक्कत न हुई। ये एमुनेशन डिपो की खारदार दीवार थी। एमुनेशन डैम्प के गेट और अहाते के दाखिला गेट पर एक एक बल्ब रोशन था। इसकी रोशनी काफ़ी थी। इस बात का इम्कान था कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स के संतरी गश्त पर न हो। माज शक दूर करने के वास्ते हम अंधेरे में एक तरफ होकर बैठ गए। हमने चाकू निकाल कर अपने हाथों में पकड़ लिए थे। 10-15 मिनट तक हमने इंतज़ार किया। जब इस दौरान कोई गश्ती पार्टी इधर न आई तो हमने खारदार दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। हम पहलू ब पहलू ज़मीन पर औंधे लेट कर रेंग रहे थे। प्लास मेरे हाथ में था। वहाँ कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। दाखिला गेट पर एक संतरी ढीले ढाले अंदाज में खड़ा पहरा दे रहा था और 3 संतरी एमुनेशन डैम्प के दरवाजे पर सिक्योरिटी दे रहे थे। इनमें से 2 लकड़ी के क्रेट या स्टूलों पर बैठे हुए थे और एक इनके सामने खड़ा था। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। बातों की मध्यम आवाज़ हम तक पहुँच रही थी। इसके सिवा वहाँ कोई सिपाही नजर नहीं आता था। हम खारदार तारों की दीवार के पास पहुँच गए। मैंने प्लास निकाल लिया। एक बार फिर तीनों फौजियों पर नज़र डाली। वो खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मुजाहिद कासिम ने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया था। मैंने कांटेदार तारों के लच्छों का अंधेरे में जायजा लिया। चूंकि अहाता छोटा था इसलिए डिपो के बाहर जलते बल्ब की रोशनी यहाँ तक थोड़ी थोड़ी आ रही थी। मुझे इस किस्म के तारों को काटने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई थी जो मैं भूला नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खास जाविये से पहले तार को प्लास के शिकंजे में रखकर दोनों हाथों से इसे दबा दिया। कटक की आवाज़ के साथ ही तार कट गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।